हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि इंडिया काउंसिल एक्ट 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861, इसके फीचर्स देखेंगे या क्यों लाया गया था, इसको क्यों भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। आइए डिटेल से देखते हैं एक एक पॉइंट को। मेरी सबसे अपील है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। चलिए देखते हैं कि इसको नाम क्यों दिया गया भारत परिषद अधिनियम 1861। इसका नाम ही क्यों दिया गया। पहला पॉइंट तो यह है, इसको इसलिए भारत परिषद अधिनियम कहा गया, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जब हम बताए थे प्रीवियस के लेक्चर में, उसमें एक पॉइंट बताए थे जिसमें एक 15 मेंबर की बॉडी का गठन किया गया था, जिसके चेयरमैन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे। कौन हुआ करता था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसके चेयरमैन हुआ करते थे। इस काउंसिल का नाम दिया गया था काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या नाम दिया गया था? काउंसिल ऑफ इंडिया। जैसा कि आपको साइड में हम दिखा रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो एक 15 मेंबर बॉडी का गठन किया गया, जिसका नाम दिया गया काउंसिल ऑफ इंडिया। वहां से 1858 से जब इस काउंसिल के द्वारा कोई कानून लाया जाता था, वो स्पेशली इंडिया के लिए ही लाया जाता था, ब्रिटिश इंडिया के लिए, तो उस एक्ट को नाम दिया गया भारत परिषद अधिनियम, यानी इंडिया काउंसिल एक्ट। क्योंकि ये जो एक्ट पास हुआ था इंडिया की काउंसिल से हुआ था, यानी काउंसिल ऑफ इंडिया से हुआ था, इसीलिए इसको नाम ही दे दिया गया इंडिया काउंसिल एक्ट। क्लियर है। अब देखते हैं कि वाई वाज इट ब्रॉट, यह क्यों लाया गया। कि आप सभी को पता होगा 1857 में 1857 में जो क्रांति हो गई, जिसको हम अनेक नामों से, सिपाही म्यूटनी के नामों से, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अनेक नामों से जानते हैं। जैसे ये क्रांति होती है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पूर्ण रूप से हिल जाती है। उसको लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि अगर हमको भारतीयों को जो है कोऑपरेट करना पड़ेगा, तभी हम इनसे कुछ काम ले सकते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्लान सोचा, क्यों ना भारतीयों को हम थोड़ा बहुत कानून, जो कानूनी प्रक्रिया उसमें शामिल करें। जैसे हम उस कानूनी प्रक्रिया में भारतीय लोगों को शामिल करेंगे तो हमें भारतीयों से थोड़ा बहुत सहयोग मिलेगा, इनका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। यही कारण है कि इस कानून को ये लोग लेके आए। तो इस कानून को लाने का जो मेन रीजन है कि जैसा हम आपको बता रहे हैं, आफ्टर ग्रेट रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट नेसेसिटी ऑफ इंडियन कोऑपरेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज व्हाई दे इनैक्टेड 3 लॉ। उस समय वो 3 एक्ट लेके आए थे, 1861 का, 1892 का, उसके बाद 1909 का। 3 एक्ट लेके आए थे। वो एक्ट इसीलिए लाए थे ताकि भारतीय का कोऑपरेशन उनको एडमिनिस्ट्रेशन में मिल जाए। तो यहां तक बात हो गई। अब बात करते हैं कि इसके फीचर्स क्या थे। तो चलिए पहले आप इसके फीचर देखिए, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है साइड में कि पहला इसका फीचर्स क्या है। फीचर्स का मतलब इसकी विशेषताएं क्या है। विशेषता ये है कि इट स्टार्टेड रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूजन ऑफ इंडियन, इसने भारतीयों को शामिल करना शुरू कर दिया इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। इन लॉ मेकिंग प्रोसेस वायसराय शुड नॉमिनेट, कहा गया कि वायसराय शुड नॉमिनेट सम इंडियन, वायसराय को कुछ भारतीयों को नॉमिनेट करना चाहिए एज नॉन ऑफिशियल मेंबर, एक नॉन ऑफिशियल मेंबर। अब ये नॉन ऑफिशियल के मेंबर क्या होता है? ये 2 तरह के मेंबर होते थे, ऑफिशियल मेंबर होते थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर होते थे। ऑफिशियल मेंबर को ज्यादा पावर होती थी, नॉन ऑफिशियल मेंबर सिर्फ असिस्टेंट के रूप में काम करते थे, ये यानी एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करते थे। ठीक है। तो ये नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में कहा गया कि वायसराय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज काउंसिल। वायसराय को अपने काउंसिल में कुछ भारतीय लोगों को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर इंक्लूड करना चाहिए। इस पॉइंट में यही कहा गया, पहला पॉइंट था। इससे क्या होता कि जैसे अभी हमने आपको बताया कि 1857 के बाद जैसे इन्होंने महसूस किया कि इंडियन का कोऑपरेशन जरूरी है, अगर हमको भारत के ऊपर राज करना है तो भारतीय का सहयोग होना चाहिए। तो वो सहयोग कब होगा? जब हम सभी भारतीयों को लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड करेंगे।
जब इंक्लूड करेंगे तो भारत के लोग सोचेंगे कि जो अंग्रेज इतने दयालु हैं कि हमको कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल कर रहे हैं, इसलिए ऐसा है। जब ऐसा कर रहे हैं तो हमको इनका सहयोग करना चाहिए। तो कुछ ना कुछ बेनिफिट्स देख के वो भारतीयों को इंक्लूड करना चाहते थे। अब देखिए, लॉर्ड कैनिंग ऐसे पहले वायसराय थे जिन्होंने 3 इंडियन को जो है अपने काउंसिल में पहली बार 1861 में नॉमिनेट किया। उनका नाम मैं आपको बता रहा हूँ, राजा आप बनारस हैं, महाराजा आप पटियाला हैं और दिनकर राव। ये 3 ऐसे भारतीय थे जिनको इन्होंने, लॉर्ड कैनिंग ने अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्लूड किया, कानून बनाने की प्रक्रिया में क्या किया, इंक्लूड किया। तो इससे क्या हुआ कि अंग्रेजों को लगा कि अब भारत के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे हमारा ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेशन करेंगे, रिवोल्ट नहीं होंगे, आजादी नहीं मांगेंगे, तो हम इस पे लंबे समय तक क्या है, राज करेंगे। एक प्रकार से वह सिर्फ भारत का सहयोग चाहते थे ताकि लंबे समय तक क्या करे, राज करे। अब इसके अगले पॉइंट में कहा गया है, इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन by restoring the legislative power of Bombay and Madras that was taken in 1833। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं विकेंद्रीकरण। इसने विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का नींव रखा, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का नींव रखा। अब ये समझते हैं विकेंद्रीकरण क्या होता है। केंद्रीकरण का मतलब पूरा सत्ता और पूरा पावर सिर्फ एक आदमी को दिया जाए, इसको बोलते हैं केंद्रीकरण। अगर पूरा पावर सब में आपस में थोड़ा थोड़ा बांट दिया जाए और सभी इंडिपेंडेंट बॉडी हो, तो इससे यह पता चलता विकेंद्रीकरण है, यानी सत्ता और पावर का बंटवारा ही विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन है। और अगर उसी को अपोजिट कर दिया जाए, पूरा सत्ता सिर्फ एक आदमी के अंडर में कर दिया जाए, तो इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बोला यह गया है कि इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इसने डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया को क्या किया, शुरुआत किया। बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। बॉम्बे और मद्रास को लेजिस्लेटिव पावर दे दिया गया। रिस्टोर्ड माने फिर से दे दिया गया। क्यों दिया गया? दैट वाज टेकन इन 1833, क्योंकि 1833 का जब एक्ट लाया गया था तो उसमें उनकी कानून बनाने की प्रक्रिया को छीन लिया गया था, सेंट्रलाइज किया गया था पूरे पावर को, और वह सिर्फ ये कहा गया था कि वायसराय ही कानून बनाएंगे, ये लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब यह दिया गया कि वे अपने राज्यों के लिए कानून बना सकते हैं। इस प्रकार से डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। उसके बाद बोला गया बट इन द इंटरनल ऑटोनॉमी, लेकिन कहा गया कि जो राज्यों का इंटरनल ऑटोनॉमी है, राज्यों का इंटरनल ऑटोनॉमी यानी इंटरनल का मतलब आंतरिक, ऑटोनॉमी का मतलब स्वायत्ता। स्वायत्ता का मतलब वो खुद से पूर्ण रूप से निर्भर होकर कानून नहीं बना सकते थे अभी। दैट वाज गिवन इन 1937, उसको दिया गया था 1937 में। तो यही लिखा गया बट द इंटरनल ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस गिवन इन 1937, इसको 1937 में दिया गया। 1937 में यह कहा गया था कि राज्य अब जो है ऑटोनोमस होंगे, स्वायत्त होंगे, राज्य स्वायत्त होंगे वे, क्योंकि 1937 का जब कानून आपको आगे बताएंगे तो उसमें यह था कि 3 लिस्ट जो बनाई गई थी, फेडरल लिस्ट है ना, कंकरेंट लिस्ट और जो है प्रोविंशियल लिस्ट। तो अब प्रोविंसेस को यह अधिकार था कि वे जो है अपने लिस्ट पे कानून बना सकते थे। तो इससे क्या है कि उनके लिस्ट पे इंटरफेयर ये नहीं करेंगे, है ना, जो वायसराय होंगे वो नहीं करेंगे, वहां गवर्नर के थ्रू बनाया जाता था। तो इसीलिए पूर्ण रूप से स्वायत्ता कब मिली थी? 1937 में मिली थी। अब अगले पॉइंट में लिखा गया है कि इट रिकॉग्नाइज्ड पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859। इसमें यह कहा गया कि एक पोर्टफोलियो सिस्टम बनाया गया, जो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया। इट रिकॉग्नाइज्ड द पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग
इन 1859 अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के तहत द मेंबर ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि जैसे 1859 का टाइम आया तो उसमें एक पोर्टफोलियो सिस्टम लॉर्ड कैनिंग लेके आए। पोर्टफोलियो सिस्टम का ये मतलब ये होता है कि एक से अधिक डिपार्टमेंट होंगे, सभी डिपार्टमेंट पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट होंगे, एक डिपार्टमेंट का एक इंचार्ज होगा, या एक ही आदमी एक से अधिक डिपार्टमेंट का क्या होगा, इंचार्ज होगा। तो ये था पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम, तो पोर्टफोलियो सिस्टम में यही कहा गया कि इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया। कब किया गया था, 1859 में किया गया था। क्या होता है पोर्टफोलियो सिस्टम, कि पोर्टफोलियो सिस्टम में यह होता है कि एक व्यक्ति एक या एक से अधिक डिपार्टमेंट का इंचार्ज होता है, ठीक है, और वह होगा वायसराय के जो मेंबर होंगे, वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो मेंबर होगा उसी को इंचार्ज बनाया जाएगा। वायसराय के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर होगा उसी का क्या बनाया जाएगा, इंचार्ज बनाएगा। आई होप इतनी बात क्लियर है। तो अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट में क्या बोला है कि इट प्रोवाइडेड इस्टेब्लिशमेंट फॉर न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, बंगाल के लिए 1862 में, एंड नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के लिए 1886 में, एंड पंजाब के लिए 1897 में। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसमें यह प्रावधान लाया गया कि आगे 3 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए जाएंगे अलग अलग राज्यों के लिए। पहला बनाया जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल के लिए 1862 में, दूसरा बनाया जाएगा नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के लिए 1886 में, और तीसरा बनाया जाएगा पंजाब के लिए 1897 में। तो इसमें ये प्रावधान किया गया इस एक्ट के तहत। तो आई होप इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। अब देखते हैं कि इसका जो लास्ट पॉइंट क्या था। लास्ट पॉइंट में यह था कि इट एम्पावर्ड द वायसराय, इसने वायसराय को वो शक्ति प्रदान किया टू इशू ऑर्डिनेंसेस, जिससे जो वायसराय थे वो अध्यादेश ला सकते थे विदाउट द कंकरेंस ऑफ हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिना अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल के सहमत के। यानी वायसराय को यह पावर दिया गया कि वायसराय बिना अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल के सहमत के जो अध्यादेश ला सकता था ड्यूरिंग इमरजेंसी फॉर 6 मंथ। जो जब भी वायसराय को लगे कि इमरजेंसी का टाइम आ गया है तो वह एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था। उस ऑर्डिनेंस का टाइम 6 मंथ होता था। इस ऑर्डिनेंस को इशू करने के लिए उसे अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल के अनुमति या सहमति की जरूरत नहीं है, यानी स्पेशल पावर दिया गया। आप ये कह सकते हैं कि ये जो है प्रिविलेजेस दिया गया किसको, वायसराय को। तो आज भी आप देखते हैं कि जो गवर्नर हैं या राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति आज देखते हैं कि राष्ट्रपति हम ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, लेकिन आज के समय में क्या है कि ऑर्डिनेंस जो है कैबिनेट के जो मिनिस्टर होते हैं उनके एडवाइस पे करते हैं। हालांकि उनको ये पावर है, ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, लेकिन कहा यह जाता है पूर्ण रूप से कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट नहीं है। तो वो जो कैबिनेट है सरकार की, जैसे इस समय मोदी सरकार है, मोदी सरकार की कैबिनेट के अकॉर्डिंग वह जो है ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। तो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस लाते हैं, लेकिन एडवाइस पूरी तरह जो समर्थन मिलता है गवर्नमेंट को मिलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के समर्थन से ही ये ऑर्डिनेंस लेके आते हैं। तो इसका जो प्रावधान है तो उसी समय किया गया था 1861 में। तो आई होप इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।